धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अचानक एकदम से आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर डाला। जी हां, चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा 2023 के चुनावों का ऐलान कर डाला। उसी के साथ चुनाव आयोग की भूमिका पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो गए, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि भैया इतनी हड़बड़ी काहे दिखाई गई है, इतनी जल्दबाजी काहे की गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि 2018 में चुनाव आयोग ने क्या किया था, क्या 2023 में उससे कुछ अलग किया गया है। गुजरात चुनाव में जो तारीखों का ऐलान किया गया था और कर्नाटक चुनाव में जो तारीखों का ऐलान किया गया, क्या उस मद्देनजर भी इस ऐलान को देखा और समझा जाना चाहिए। कर्नाटक की वर्तमान स्थिति क्या है और 2018 की वर्तमान स्थिति क्या थी और क्या फिलहाल यहां पर मुद्दे बने हुए हैं। हर पहलू से बारीकी से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें छिपा हुआ है कश्मीर चुनाव भी। जी हां, इसमें छिपा हुआ है कश्मीर चुनाव भी। लेकिन फिलहाल अभी इधर उधर की बातों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग ने कैसे ऐलान किया है। So friends, now coming to what you have been waiting for, मुझे एक शेड्यूल दे। The schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. सुन लिया आपने, चुनाव आयोग ने किस तरीके से ऐलान किया। बताया कि 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। हमेशा की तरह वही 3 दिन बाद चुनावी नतीजे आएंगे। हमेशा जब भी जहां चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, नतीजे हमेशा 3 दिन बाद ही जो है जाहिर किए जाते हैं, बताए जाते हैं या घोषित किए जाते हैं। अब ये जाने कि इस 3 दिन के बीच में क्या खेल होता है, या किसी बाबा ने बताया कि 3 दिन बाद ही ऐलान करवाना नतीजों का, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहां आपके सामने यह आना चाहिए कि अभी कर्नाटक की वर्तमान स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक साउथ इंडिया का एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 56 इंच का सीना रखने वाली भगवा सरकार काम कर रही है। पिछले साल यहां पर यानी कि 1.5 साल के आसपास 2021 में यहां पे मुख्यमंत्री बदल दिया गया था। बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को यहां पे मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्ता यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे हड़पी थी। 2019 का वक्त आपको याद करना पड़ेगा, जब बहुत सारे विधायकों को उठाकर जेडीएस और कांग्रेस के ले जाकर रख दिया गया मुंबई के होटल में। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस वहां पे सीएम हुआ करते थे और फिर उनका इस्तीफा कराया गया और फिर यहां पर सरकार गिरा दी गई कांग्रेस और जेडीएस की। यह सरकार 2018 में तब बनी थी जब कांग्रेस को यहां पर 80 सीटें मिली थी और जेडीएस को यहां पर 36 सीटें मिली थी। यहां पर कुल 224 सीटें हैं, तो इनके पास 116 सीटें थी और इधर उधर से भी इनको समर्थन मिल गया था। उसके दम पे सरकार चला रहे थे। लेकिन जब इनके विधायकों को किडनैप करके वहां रखा गया और उनसे इस्तीफा करा दिया गया तो 2019 में सरकार गिर गई। हालांकि 2018 का एक सीन और आपको याद करना पड़ेगा, जब वहां पर एक गुजराती राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम था वैजूभाई वाला। वैजूभाई वाला ने 103 विधायकों का समर्थन होने के बाद भी बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही दुनिया भर के घड़ियाली आंसू बहाते हुए बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया था और 1 साल बाद वो कर दिखाया जो करना था, यानी कि शाम दाम दंड के दम पर। जैसे मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाई, जैसे कर्नाटक में सत्ता हथियाई, जैसे अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सत्ता हथियाई, मणिपुर में हथियाई, और जहां जहां पर भी होते हैं वहां पर इसी तरीके से हथिया लेते हैं। वही यहां पर किया गया था। लेकिन बाद में बीएस येदियुरप्पा की छुट्टी कर दी गई और बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर यहां पर बैठा दिया गया। अब बता देते हैं आपको कि कर्नाटक में मुद्दे क्या हैं। देखिए, कर्नाटक में दोनों पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो नफरत की राजनीति के सहारे चलती है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। उसका आरएसएस जो संगठन है वो नए नए
फार्मूले ईजाद करता है नफरत फैलाने के लिए। तो पहले यहाँ पर हिजाब का मामला उठाया गया, बवाल किया गया, फिर यहाँ पर हलाल मीट हराम मीट का मामला उठाया गया, फिर यहाँ पे हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास पार्किंग का मुद्दा उठाया गया, मुसलमानों के दुकान लगाने पर मुद्दा उठाया गया, फिर यहाँ पर टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। जैसे अगर कोई बस स्टॉप जो है वो हरे रंग का था या उसके ऊपर गुंबद बने हुए थे तो उसे मस्जिद बता दिया गया, अगर यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन था उस पर हरा रंग हो रहा था तो उस पर भगवा रंग करा दिया गया। इसके अलावा टीपू सुल्तान के नाम से या मुसलमानों के नाम से जो जो यहाँ पे जगहें थी उनको बदल दिया गया। यहाँ पे एक ईदगाह का मैदान था, उसमें देखा गया होगा आपके जरिए कि कैसे हिंदू धर्म का प्रोग्राम कराया गया, वहाँ पर कहा गया कि ये ईदगाह की जगह है ही नहीं है। इसके अलावा आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो है 4% आरक्षण जो मुसलमानों को मिल रहा था 1993-94 से, उसको बादशाह बोमोई की सरकार ने रद्द कर दिया और अमित शाह ने जाकर ऐलान कर दिया है कि वह असंवैधानिक था और वो तुष्टिकरण के चलते दिया गया था, यानी कि मुसलमानों से आरक्षण छीन लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर सत्ता हथियाना चाहती है और उसी कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने 40% कमीशन को यहाँ पर बड़ा मुद्दा बना रखा है। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 40% कमीशन चल रहा है और यहाँ पर जगह जगह QR कोड भी लगा दिए गए थे। सीएम 40% पीएम, यानी कि पेमेंट कर सकते हैं सीएम को 40% की। इस तरीके की तमाम चीज़ें यहाँ चल रही हैं और ये चीज़ें उस वक्त उभर कर सामने आई थी जब यहाँ पर संजय पाटिल नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने सुसाइड कर लिया था और KS ईश्वरप्पा नाम के जो मंत्री था उस पर उनने 40% रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तर कर्नाटका से आने वाला लिंगायत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला मडाल विरूपक्षा गिरफ्तार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक है, उसका बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। उसके बाद लोकायुक्त ने जब घर पे छापा मारा तो उसके घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा मुद्दा बना रखा है। तो दोनों पार्टियों के मुद्दे क्लियर हो गए, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जिस हड़बड़ी में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, क्या उसके लिए कहीं राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं क्या? जी हाँ, अब इस पर ही बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि राहुल गांधी 5 अप्रैल को उसी कर्नाटक के कोलार में जाकर एक बड़ी जनसभा, बड़ी रैली करने वाले थे, जहां पर उन्होंने मोदी सरनेम वालों को चोर बताया था और उसके चलते गुजरात की सूरत अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुना दी और संसद भवन के लोकसभा से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब बंगलो खाली करने का भी आदेश उनको दिया गया है। राहुल गांधी इस मुद्दे को कैश करने में लगे हुए हैं, पूरी कांग्रेस इस मुद्दे को कैश करने में लगी हुई है और वो कर्नाटक के उसी कोलार में जाकर उसी मैदान से, उसी जगह से उस बयान को फिर से दोहराना चाहते हैं या उन यादों को ताज़ा करना चाहते थे। लेकिन आनन फानन में आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। इसी की वजह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि असल में ये राहुल गांधी को रोकने के लिए किया गया है। यहाँ कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ और चीज़ें हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। जैसे खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 25 मार्च को यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो रहा है। कांग्रेस 25 मार्च को ही 124 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी, यानी अलग ही उसका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है कर्नाटक के अंदर और उसे लग रहा है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचारियों की, दंगाइयों की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कश्मीर का जिक्र क्यों हो रहा है। जी हां, कर्नाटक चुनाव की तारीखों के साथ साथ कश्मीर का जिक्र भी हो रहा है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे थे कि कर्नाटक के साथ साथ कश्मीर के चुनाव कराए जाएंगे, ये बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब तमाम विपक्षी पार्टियां दिल्ली में आई, चुनाव आयोग के दरबार में हाजिरी लगाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में और कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, तो भैया चुनाव क्यों नहीं कराए गए? जब परिसीमन कराया है मोदी सरकार ने, जो उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए गए? जब रात दिन ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, तो वहां पर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं कराया गया है? कर्नाटक के साथ साथ वहां पे भी तारीखों का ऐलान कराया जा सकता था। वैसे आप देख सकते हैं कि इनका चाल चरित्र चेहरा है कि एक समय सभी राज्यों में चुनाव नहीं कराते हैं, जहां जहां होने वाले हैं टाइम ले लेकर चुनाव कराते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया एक चरण में ही मतदान क्यों कराया जा रहा है और क्या गुजरात में होने वाले मतदान से कर्नाटक में होने वाले मतदान की तुलना की जा सकती है, उसको भी देख लेते हैं खबर के अगले हिस्से में। यहाँ मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआत में वीडियो चलाया, उसमें जो है चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 10 मई को मतदान कराया जाएगा, 13 मई को मतदान के नतीजे आएंगे। तो यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि 224 सीटों पर एक साथ मतदान क्यों करा रहे हैं? क्योंकि गुजरात में तो महज 182 सीटें थी और यहाँ छपी खबर में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 दिसंबर 2022 को 89 सीटों पर पहले मतदान कराया गया, फिर उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को 93 सीटों पर मतदान कराया गया
गया और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात के चुनावी नतीजे आए थे। तो भैया जहां 182 सीटें हैं, नरेंद्र मोदी का गुजरात है, विश्व ग्रुप गुजरात बन गया है, वहां पर तो 2-2 चरणों में मतदान करा रहे हो। और जो साउथ का इतना बड़ा राज्य है जहां पर सीटें भी 248 हैं और जहां बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच जो है टेंशन बढ़ाई जा रही है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर टेंशन चल रही है, वो वहां पर एक चरण में कराया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कराया जा रहा? तो कुछ लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी असल में यहां पे फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है उनको कि नरेंद्र मोदी के नाम पे एक माहौल बनाया जाए और एक ही झटके में उसको कैश कर लिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई नेता टिक नहीं पाएगा। इसलिए एक झटके में करा लो, वरना आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं और यहां 2022 में 7 चरणों के अंदर मतदान कराया गया था। उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो भैया यहाँ पे आधी सीटें तो हैं, 224 हैं, तो चलो वहाँ 7 में कराया था, यहाँ कम से कम 4 में करा लेते, 4 में न करा लेते 3 में करा लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ एक चरण में कराया जा रहा है। 2018 से तुलना करें तो ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2018 में 12 मई को एक चरण में मतदान कराया गया था और उसके बाद 15 मई को चुनावी नतीजे आए थे। अब आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि 24 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और 15 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। और ये साउथ का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में है। BS येदियुरप्पा की वजह से जिस पर भ्रष्टाचार के दुनिया भर के आरोप हैं, उसको चुनाव समिति में भी जगह दे दी गई और उसके साथ नरेंद्र मोदी खुलेआम खूब घूमते हैं तमाम भ्रष्टाचार के उस पर आरोप होने के बाद भी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना ये राज्य बचा पाएगी? क्या JDS और कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब वक्त रहते रहते आएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब 2 लोगों की शाख दांव पर लग गई है। आप जानते ही हैं कि जो वर्तमान समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसी राज्य से आते हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी उसको बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था कर्नाटक में, यानी कि राहुल गांधी ही नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी साख अब दांव पर लग गई है कर्नाटक में। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।